सबसे पहले सत्याग्रह मंच पे आपका स्वागत है। जानना चाहते जी, आपका भी स्वागत है। जानना चाहते हैं कि किन बातों से प्रभावित होकर आपने प्रशांत किशोर को ज्वाइन किया। सबसे बड़ी बात है कि आज शिक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी संस्था हमारे यहाँ सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। जो पुरानी व्यवस्था थी वो आज लचर हो गई है और प्रशांत जी का एक नई सोच है। वो समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, जिसमें शिक्षा उनका अहम भूमिका रहा है कि शिक्षा को हम सुंदर शिक्षा लाएंगे, दुनिया का बेहतर शिक्षा लाएंगे। तो पहला मुद्दा तो हम इसी से प्रभावित हुए कि आज हमारे नाती पोता जो हमसे पलायन हो रहे हैं शिक्षा के लिए, और मैंने ये देखा था कि मेरे पूर्वजों का एक इतिहास रहा कि ज्ञान और संस्कृति का बिहार धरोहर हुआ करते थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और दुनिया को शिक्षा का मार्ग दिखाता था। आज वही बिहार की स्थिति हो गई कि हमारे नाती पोता बाहर जा रहे हैं, हमसे दूर हो जा रहे हैं, वो दादा को पहचान नहीं पाएंगे जी। ये स्थिति से निपटने के लिए कैसे निपटा जाएगा, तो मैं इस तरह का संसाधन मेरे पास नहीं था, इतना ज्ञान जानकारी नहीं था। एक प्रबुद्ध आदमी मुझको सहारा मिल गया तो हम भी उसके पीछे उसका सहारा बन गए, ताकत बन गए कि हम उसके बाप के फुलौरा हैं जी। इसी ख्याल से मैं जनसुराज से जुड़ा। आपने शिक्षा की चर्चा की है। कुचाय कोट में शिक्षा में विकास या समृद्धि के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या रोड मैप हो सकता है आप लोगों का? पहले तो हम लोगों का सोच है कि प्रारंभिक शिक्षा से यानी प्राइमरी से ही अमेंडमेंट करेंगे तो आगे तक करते जाएंगे तो यह बेहतर होगा जी। यदि बीच में ही कहीं से हम उसमें सुधार करना चाहते हैं जी। तो वो सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि हम प्राइमरी एजुकेशन को देख रहे हैं, उसमें पूर्व के शासकों ने एक मुखिया को अधिकार दे दिया शिक्षक बहाली के लिए जी। और सिपाही चौकीदार की बहाली हम देख रहे हैं कि उसने परीक्षा लिया। यह बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन था। जहाँ योग्यता क्षमता की जरूरत थी तो हमारी जांच का कोई पैमाना नहीं रहा, और जहाँ कोई योग्यता क्षमता की बात नहीं थी हमने जांच का पैमाना सुनिश्चित किया। यह मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा जी। और आज भी हम उस दिन को झेल रहे हैं। दूसरी सरकार आई जो उससे बेहतर निजात पाने के लिए, जिसको हम लोग पूर्व के शासन को जंगल राज कहते थे जी। तो मंगल राज की कल्पना करके हमने इस राज को लाया। तो देखा कि भाई फर्क तो जंगल राज और मंगल राज में कोई फर्क दिखना नहीं है जी। सिर्फ कार्यशैली बदल गई। जी। कार्यशैली बदल गई है कि हम रात के अंधेरे में थप्पड़ खाते थे, लूटे जाते थे, और आज दिन के उजाले में थप्पड़ खाते हैं और लूटे जाते हैं। ये तो आपने हथियार से लूटे जाते थे, आज कलम से लूटे जा रहे हैं। तो ये तो आपने करप्शन और शिक्षा में सुधार की चर्चा की। पूरे संरचना को आप सुधार चाहते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, जिस पे कि आपके नेता आप लोग चर्चा करते हैं रोज़गार की, कुचाय कोट क्षेत्र में रोज़गार सृजन की क्या संभावना है? देखिए, वो सृजन करने पर निर्भर करता है कि हम इसका क्या कर सकते हैं जी। इस पर एक अनुसंधान की जरूरत है। सीधी भाषा में हम बता रहे हैं क्योंकि हम वैज्ञानिक नहीं हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन इतना देखे हैं कि हमारे एक छोटा सा शुगर मिल था जी। उसमें हजारों परिवार जीवित थे, हजारों किसान जीवित थे जी। कई व्यवसायी जीवित थे जी। ये सबका एक कोलिब्रेशन था जी। अपने जीवन जीने का। किसी ने गन्ना पहुंचाया तो किसी ने चीनी बनाया, किसी ने मार्केट धराया, तो किसी ने बाजार उस पैसे का बाजार में उपयोग किया, कपड़ा खरीदा, मसाला खरीदा, सब्जी किना, जो चीज़ है जी। तो वो इस तरह से हम अपने काम को करते रहे हैं। तो आज उसी मिल को चालू कर सकते हैं, मतलब दूसरा लघु उद्योग कायम कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्लेटफार्म तो हमारे किसानों का है। जब हम आज से 50 साल 60 साल पहले थे तो हमारी 70% आबादी कृषि पर ही आधारित थी। तो
उस समय भी बोझ ज़्यादा बढ़ गया तो हमारी लचर व्यवस्था हो गई। जी आज भी उसी तरह से यहाँ से लोग पलायन होकर भाग रहे हैं, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जी मोटा काम कर रहे हैं। जी वह काम मेरे यहाँ भी हो सकता है, लेकिन मेरे यहाँ सोच नहीं है, उन लोगों को ट्रेंड हम नहीं करते हैं। जी बहुत सारे लेबर हमारा रोड बन रहा है, देखते हैं कि बाहर के लोग हैं, हमारे क्षेत्र में काम हो रहा है और बाहर से क्या काम करते हैं। भवन निर्माण का काम हो रहा है, अच्छे अच्छे कारीगर हैं, सब बाहर से आते हैं, और हमारे यहाँ का कारीगर जो है लेबर बन के दूसरे जा रहा है। जी तो अब यहाँ बात है कि आपकी सोच पर निर्भर करता है, हम अपने क्षेत्र को कैसे डेवलप करेंगे। तो हमारी एक सोच से डेवलप नहीं हो सकती है, सामूहिक सोच होना चाहिए कि किस किस तरह के लोग एक्सपर्ट हैं, उनको हम एक साथ बैठाएं, हम अपने गांव को, अपने राज्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, सबका एक ओपिनियन लें और जो बेहतर ओपिनियन आता है उसके अनुसार काम करें। जी खेती में हम आज औषधीय पौधा लगा सकते हैं, आज आय का एक स्रोत बढ़ सकता है। पहले मेरे गन्ना था, गन्ना ही कैश क्रॉप था, आज गन्ना के जगह पर विकल्प हमको मिल जाएगा। अब यहाँ है कि मजदूर नहीं मिलते हैं, चूँकि मजदूर इसलिए नहीं मिलते हैं कि इतना कम मजदूरी हम देते हैं कि वो काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, जी उनकी इससे जीविका नहीं चलती है। आपने कृषि का कोई पूर्व का जो रोड मैप था उससे आपको आगे नहीं बढ़ाया, आप बल्कि उसको ध्वस्त किया है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं, हमारे यहाँ नहर साइकिलें बनी, जी कांग्रेसी हुकूमत में बनी, और उससे ये लोग बेहतर नहीं बना सका, बल्कि बदतर बनाने में इन माने सरकारों का हाँ, बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो हमारे ज़माने में कच्ची नहर थी, किसान अपनी फसल जो सूख रहा था तो किसान अपने फसल को बेटा से तुलना करता है, तो कोई बाप अपने बेटे को अपने सामने मरते हुए देखना नहीं चाहता है। तो उस नहर को वो कुदाल लेकर जाता था, काट देता था, उसका खेत नहीं पूरे जिला जवार का खेत भर जाता था। तो वो किया गलत, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए किया, फसल बचाने के लिए किया, तो गलत नहीं हुआ क्योंकि आपने ऐसा नहीं दिया। अभी की सरकार जो है उसने उसको पीसीसी मैंने मजबूत बना दिया और उस खेत में पानी जाने का कोई भी रास्ता नहीं बनाया जिसके रास्ते से वो पानी खेतों को मिल सके। जी तो हमने एक इंजीनियर से पूछा भी था कि कौन सा मंत्र है, कौन सा तंत्र है जिससे हमारे खेतों को सुलभ ढंग से पानी पहुंच सकता है। जी तो उसने कहा कि उसमें पंप जी कि 1 एकड़ सिंचाई में यदि नहर से करते हैं तो अधिकतम हमको 20 पहले लगता था 30 रुपया हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो उस जगह पर हमको 800 या 900, 8 घंटा या 9 घंटा डीजल चलेगा तो करीब 100 रुपये है, तो 800-850 रुपये मेरा हो जाता है। तो किसानों का जो सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है, जदयू सरकार जो संयुक्त सरकार है, वो कहती है किसानों को हम बड़ा बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। तो किसान इससे मजबूत होगा कि कमजोर होगा? जब लागत खर्च मेरा बढ़ गया तो कमजोर हो गया। उसके लिए जो अन्न उपजाता है खून पसीना बहा करके, उसका कोई मार्केट नहीं है, बाजार। और हमने देखा था कि पंजाब में हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो जी, जिन्होंने किसानों को खेतों को चकबंदी किया, ट्यूबवेल से जोड़ा, नाला से खेतों को जोड़ दिया, और जो फसल उनके खेत में कटते हैं किसान के घर नहीं जाकर वह सीधे बाजार चले जाता है, उसका किसानों का रेट सही जाता है। इन्हीं विचारों से प्रभावित होके 5-6 माह के अंदर जन सुराज का जनाधार बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जैसे जैसे जनाधार बढ़ा है वैसे वैसे दावेदारों की संख्या भी बढ़ी है विभिन्न पदों पे आने के लिए। अगर कुचाई कोट की बात करें तो आधा दर्जन गंभीर उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं, टिकट किसी एक को मिल रहा है। उदाहरण स्वरूप अगर आपको प्रत्याशी बनाई जाती है तो अन्य दावेदारों से सामंजस्य कैसे बैठेगा जिसे वो चुनाव में विरोध न करें, आपके साथ खड़े रहें। जी, एक तो पहला दावेदारी है कि जन स्वराज के प्रारंभिक काल से, पदयात्रा काल से ही जी मैं जुड़ा हूँ, और मैं इसके लिए नित्य प्रतिदिन लोगों से जुड़ते रहा और जन स्वराज से जुड़ते रहा, मिल करके जन स्वराज को जोड़ते रहा, और वो अनवरत काम मेरा प्रतिदिन चलते रहा है।
अन्य लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं तो बहुत कम करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि मेरे यहाँ कोई बड़ा प्लेटफार्म नहीं था जी। मेरे बाप दादा राजनीति से कोसों दूर रहे, वो किसान थे, कुदाल चलाने वाले थे, धरती का सीना फाड़ते थे और उसमें हीरा मोती उगाते थे जी। जिससे अपना पेट पालने के अतिरिक्त अन्य लोगों का भी पेट पालने का काम करते थे जी। और अन्य लोग हमसे बेहतर इसलिए हैं कि उनके बाप दादा MLA रहे, MP रहे, तो उनको समाज दुनिया जानती है, बड़ी निगाहों से देखती है जी। लेकिन मैं छोटा हूँ और छोटे लोगों को भी बड़ा देखता हूँ। छोटे लोग भी छोटे छोटे लोग मिलकर के बड़ा बनाते हैं और बड़ा बनते हैं जी। छोटे लोग किसी पर दया रख लिए तो वो आदमी विशाल हो गया और अपनी दया हटा लिए तो फिर फटहाल हो गया जी। तो आज जनता को यह बात बता रहे हैं कि हम सभी लोग दुनिया की रचना करते हैं और अपनी रचना को नहीं देखते हैं जी। तो हम आपसे यही करेंगे कि पहले हम लोग जो रचना किए हैं उसको कैसे मजबूत बना सकते हैं इसके बारे में सोचना है। मतलब कोई गुटबाजी नहीं होगी, पूर्णतः आश्वस्त हैं। कुचाय कोट की जनता इस बार आपके नाम की चर्चा कर रही है संभावित प्रत्याशी के रूप में। अगर कुचाय कोट की जनता का मान रखते हुए पार्टी ने आपको सिंबल दिया और अब विधानसभा में जाते हैं तो पहला प्रश्न कुचाय कोट के लिए क्या करेंगे आप विधानसभा में? मेरा पहला कदम तो ये होगा कि इस जिले नहीं कहते हैं, विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का अभाव है जी। और आज़ादी के समय तक आज तक सरकार ने कोई डिग्री कॉलेज सामान्य रूप से स्थापित नहीं किया जी। जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए परिवार के लोग हैं, धनवान हैं, उन लोगों ने शिक्षा का जोत जगाया है जी। और आज भी वो वही लोग जगाए हैं जिससे हम लोग प्रकाशित हैं जी। तो हम चाहते हैं कि सरकार पहला तरफ से एक जनरल कम से कम कॉलेज तो खुले इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में कुचाय कोट 40 पंचायतों का क्षेत्र है जी। एक डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं है जी। और जो लोग खोले हैं उसको भी सरकार कम पैसे में ले सकती थी। वहाँ के बच्चे भी पढ़ते अच्छे ढंग से, टीचर को भी तनख्वाह मिलता तो वो अच्छे ढंग से पढ़ाते जी। तो आज टीचर को वेतन ही नहीं मिलेगा तो कैसे अपना खून पसीना बहा के काम करेगा? जी। पेट भरता नहीं है तो वो तो विकल्प में दूसरा काम करता होगा। तो पहले एक डिग्री तो चल रहा है। डिग्री कॉलेज की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। आने वाले इंटर कॉलेज है जी तो एक डिग्री कॉलेज चाहिए। दूसरा है लोग यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जी। तो हम इसके विरोध में जी। कि पहले कॉलेज की यूनिवर्सिटी। जी। तो मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान ज़्यादा नहीं हूँ जी। लेकिन साधारण मेरा दिमाग कहता है कि पहले कॉलेज खुलना चाहिए उसके बाद यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए। यूनिवर्सिटी का मुख्य फंक्शन होता है सर्टिफिकेट उसको व्यवस्था करना। तो आज हम छपरा से भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, पटना से भी ले सकते हैं, मुजफ्फरपुर से, लेकिन हम पढ़ेंगे तब ना। आज पढ़ाई खर्चीला हो गया है। हम कहीं जाएंगे तो एक रूम लेंगे तो 5,000 में। हम जिस दिन विद्यार्थी थे 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया में एक रूम मिल जाता था। आज हर आदमी को पॉकेट अलाउ नहीं करता है जी। तो हमारे क्षेत्र में कॉलेज रहेगा तो लड़का खाएगा पिएगा, स्कूल से साइकिल से जाएगा, चलाएगा। तो इसलिए हमारा पहला प्राथमिकता है कॉलेज कि कुचाय कोट और एक पंचदेवरी 2 ब्लॉक का ये जुड़ा हुआ है जी। तो एक एक कॉलेज हम लोग सामान्य कॉलेज खोलना चाहते हैं। उसके बाद हमारी जैसी स्थिति होगी टेक्निकल कॉलेज खोलेंगे, एग्रीकल्चर कॉलेज खोलेंगे, लॉ कॉलेज खोलेंगे। कॉलेज तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी हमारी साधारण कल्पना है एक छोटी सी शुरुआत करें, स्नातक स्तरीय हम शुरुआत करना। आने वाले चुनाव के लिए जनसुराजी के नाते मतदाताओं से क्या अपील कर रहे हैं? हम अपील यही करना चाह रहे हैं कि जो हमारा जनसुराज का शासन होगा जी। वह जनता के हित में होगा, न कि गिने चुने लोगों के लिए ये बनेगी सरकार। ये सारे लोगों के हित की बात सोचते हुए और सबसे निचले पायदान पर जो लोग हैं उनका उत्थान कैसे किया जाए जी। इस मुद्दे पर हम चल रहे हैं
कि पलायन नहीं हो, पलायन का मुद्दा समाप्त हो, हमारे खेतों में ही ऐसा हम सामंजस्य बैठा कि यहीं उत्पादन का साधन भी बढ़ जाए जी। और उससे हम कुछ उत्पादन जो हमारे धान का होता है उससे जनित कोई रोजगार धंधा खोलें जी। तो जब हमारे यहाँ उत्पादन होगा तब ना। तो हमारे यहाँ ट्यूबवेल है कुछ पंचायतों में, तो 10 बरस 15 वर्ष हो गया, लोग सारे लोग विकास का काम कर रहे हैं और अपना फहरिस्त भी रखे हैं कि बड़ा काम करते हैं जी। तो 10 बरस 15 वर्ष से ट्यूबवेल खराब है और हर 1 साल के बाद सूखा की स्थिति आती है। इस साल भी सूखा था, अभी हल्का पानी शुरू हुआ था, थोड़ा किसान जान आ गया है जी। पिछले साल थोड़ा हल्का पानी हो गया तो हो गया, नेक्स्ट तीसरे साल हुआ था कि सूखा पड़ गया, सारे लोग मारे गए, लेकिन न हमारे कोई नेता विधानसभा में आवाज़ उठाए न पार्लियामेंट में उठाए। तो आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो सरकार सुनेगी कैसे? तो इसी कारण से मतदाता इस बार आप लोगों पर इस बार विश्वास हम लोग यही आवाज़ उठाएंगे कि आपके हर काम के लिए हम आपका मुंह बनेंगे जी, वोकल लीडर बनेंगे, वोकल लीडर बनेंगे। काम सारे काम विधायक नहीं कर पाता है, नहीं करने की क्षमता है। विधायक का काम है गड़े हुए मुर्दे को उजागर करना कि क्या इन्होंने गलत किया क्या सही किया जी। विधायक का ये काम है जी। जो लोग हमारे क्षेत्र में लूट खसोट करते हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना। आज हमारे यहाँ विकास का काम बहुत हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन जो उसकी आयु सीमा है वो आयु सीमा पूरा करने की बजाय वो अल्प आयु में ही दम तोड़ देती है जी। उस समय हम विधायकों पे क्या करते हैं, क्या देखते हैं? तो हम तो नज़रअंदाज करते हैं ना जी। हमारे ही पैसे को लोग दिन दहाड़े लोग लूट लेते हैं। तो ऐसा विधायक नहीं बनेंगे। हम पाई पाई का हिसाब रखेंगे, अपना भी पाई पाई का हिसाब देना चाहेंगे। परिचय आपका? परिचय मेरा नाम बलराम सिंह हो गया जी। मैं बिहार सरकार में एक छोटा पदाधिकारी था जी। और इस सेवा में आने का यही कारण है कि आज हम लोग लोकतंत्र में जो आज़ादी मिली थी कि हम अपनी बातों को सरल ढंग से कहीं भी उठा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा इतनी कुंठित हो गई है कि हम अपनी कोई भी आवाज़ कोई भी काम बोल नहीं पाते। तो हम देखे थे कि अंग्रेजी हुकूमत में राजा महाराजा जमींदार और चाटुकार जी। आम जनता का तेल निकालते थे। आज बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनीतिक नेता इस लोकतंत्र का तेल निकाल रहे हैं। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि साधारण परिवार का व्यक्ति मुखिया के पद पर भी खड़ा होने की औकात नहीं रखता है जी। यह धन बल और बाहुबल लोकतंत्र ने छीन लिया है। अब यह लोकतंत्र कहा जाता है वो तो हमको हास्यास्पद लग रहा है, ये लोकतंत्र है नहीं जी। ये लोकतंत्र सिर्फ कहने के लिए है, राजतंत्र से भी बदतर स्थिति है। यही मैं अपील करना चाहता हूँ कि सुंदर लोकतंत्र बनाइए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए और आने वाले चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।